Dear students, good morning. Today, students will be study about nationalism in India in social science in history. आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद का सोशल साइंस में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने राष्ट्रवाद से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया और इस वीडियो में भी हम कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर राष्ट्रवाद की आगे की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, इट मीन्स आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। इन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921. वेरियस सोशल ग्रुप्स participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to the different people. It means असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन प्रत्येक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी ने स्वराज के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन सभी के लिए इसके अर्थ अलग अलग थे। द मूवमेंट इन द टाउन्स, द मूवमेंट स्टार्टेड विद middle class participation in the city. Thousands of the students left government controlled schools and college. Headmasters and teachers resigned and laborers gave up their legal practice. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of the gaining some power. Some think that usually only Brahmins had access to it. मीन्स आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, अर्थात रिजाइन भी दे दिए। इन्होंने वकीलों ने केस लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा अधिकांश प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign clothes burnt in huge bonfires. The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922, its value dropping from ₹102 crore to ₹57 crore. In many places, merchants and the traders refused to trade in the foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. It means आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी अधिक नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। इसकी कीमतें 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गईं। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों को व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग विदेशी कपड़े को छोड़कर केवल इंडियन कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेटली slowed down for a variety of the reasons. Khadi cloth was often more expensive than mass produced milk cloth, and the poor people could not afford to buy it. How then?
could they boycott milk cloths for too long? Similarly, the boycott of the British institution posed a problem for the movement to be successful. Alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in the government courts. It means कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले किराया महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। जब खरीद नहीं सकते तो उन्हें पहन भी नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक कैसे बहिष्कार कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो रही थी, क्योंकि इससे समाज में बेरोजगारी उत्पन्न होने की समस्या पैदा हो रही थी। यह बेरोजगारी बहुत सारी समस्याओं की जड़ होती है। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। द रेबेलियन इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह फ्रॉम द सिटीज, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट डिरे इनटू द फॉल द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स which were developing in different parts of India in the years after the war. It means शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। इस प्रकार छोटे छोटे ग्रुपों से में जो आंदोलन चल रहा था वो इस आंदोलन में शामिल हो गए। सभी ग्रुप इस प्रकार आंदोलन की शुरुआत धीरे धीरे हुई, लेकिन वह शुरुआत धीरे धीरे से बहुत बड़े लंबे स्तर पर पहुंच गई और ये आंदोलन एक व्यापक स्तर पर लड़ा जाने लगा। अंग्रेज भयभीत हो गए, जिसके कारण अंग्रेज़ों की जड़ें उखड़ने लगीं और देश को स्वतंत्र कराने का मन भी उनके मन में विचार आने लगा। इन अवध पीजेंट वर लीड बाई बाबा रामचंद, ए सन्यासी हु had earlier been to be Fiji and indentured laborer। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद इससे पहले फिजी में गिरवेटिया मजदूरों के तौर पर काम कर चुके हैं। द मूवमेंट हेयर was against तालुकदार and the landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of the other cases. Peasants had to do beggar and work to landlords' farm without any payment. इट मीन्स उनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो कि किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टे के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर बीइंग रेगुलरली इवेक्टेड सो that they could acquire no right over the leased land. The peasant movement demanded reduction of the land. The peasant movement demanded reduction of the land revenue, abolition of the beggar, and social boycott of the oppressive landlords. इट मीन्स उनके बार बार पट्टे को ज़मीन से हटा दिया जाता था, ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी नीतियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत मैनी इन मैनी प्लेसेस नाई धोबीज वंस वर
organized by panchayat to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. It मीन्स किसानों की मांग थी कि बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित किया जाए। करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का भी फैसला किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का भी दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास भी किया गया था। 22 अक्टूबर द और किसान सभा was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchand and a new other. Within a month over 300 branches had been set up in the village around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. इस प्रकार बातचीत की उन्होंने। बाबा रामचंद्र ने विभिन्न किसानों की व्यथा को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल अवध किसान सभा का गठन किया गया था। महीने भर में इस पूरे इलाके में गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो गए थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व कुछ नहीं था। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर looted and grain hoard were taken over in many places. Local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and the land was to be distributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked to the sanction all action and the रेसन 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर भी कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। ट्राइबल peasant interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of the Swaraj in yet another way. In the Ogaden Hills in Andhra Pradesh, for intense militant guerrilla movement spread in the party early 1920, not a form of the struggle that the Congress could approve. It means आदिवादी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के प्रवेश होने पर पाबंदी लगा दी थी। Here is a other forest regions. The colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the routes to graze their cattle or to collect the fuel wood and the fruit. The Hairgate, the hill people not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional rights were being denied. It means लोग इन जंगलों में ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे और ना ही जलाने के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग
परेशान और गुस्से में थे, ना उनकी रोजी रोटी पर इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि सरकार ने उनके सड़क निर्माण के लिए बेकार करने पर भी मजबूर किया। तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। इस प्रकार द पर्सन हु कम टू लीड them was an interesting figure. Alluri Sitaram Raju claimed that we had a variety of the special power. He could make correct astrological predictions and the heal people and the could survive even bullet shoots captivated by Raju. The rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadis and give up drinking. It means वह उनके अल्लूरी सीताराम राजू के पास विशेष शक्तियाँ हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह अशोक आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित किया, बट एट द सेम टाइम ऑफ द asserted द इंडिया could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Gudem rebels attacked police station, attempted to kill British officials, and carried on the guerrilla warfare for achieving Suraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time become a folk hero. इस प्रकार उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के द्वारा ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बनकर रह गए। इस प्रकार अल्लूरी सीताराम राजू की फांसी से जन विद्रोह रुका नहीं, बल्कि इस विद्रोह की आग पूरे आदिवासी समाज में फैल गई। आदिवासियों को घोर निंदा का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार आदिवासी झुके नहीं और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष जारी रखा। इस प्रकार ये आंदोलन देश के विभिन्न भागों में, बागानों में, असम में और विभिन्न क्षेत्रों में फैलकर पूरे राष्ट्र का ये आंदोलन बन गया। ट्राइबल जो आदिवासी कम्युनिटी थी वो भी इस आंदोलन में जुड़ गई। इट मीन स्वराज इन द प्लांटेशन। स्वराज इन द प्लांटेशन बागानों में स्वराज वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ द स्वराज, but for plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come under the Inland Immigration Act of 1859. Plantation workers were not permitted to leave the टी गार्डनर्स विदाउट परमिशन। इट मीन्स महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ भी अलग अलग थी। आसाम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यही था कि वह उन चार दीवारों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था, और वे उन चार दीवारों में जब चाहें जा सकते हैं। इस प्रकार उनकी अपनी आज़ादी के अलग मतलब थे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की भी छूट नहीं थी, और वह इजाज़त उन्हें कुछ ही समय के लिए मिलती थी। इस प्रकार उन्होंने हैंड इन द
fact, they were rarely given such permission. When they heard the non-cooperation movement, thousands of the workers defected. The authorities left the plantation and headed home. They believed that Gandhiji Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. They, however, never reached their destination. Stranded on the way by a railway and a steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. It means ब्रिटिश और ये इजाज़त उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चले गए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को या प्रत्येक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की दी। पुलिस पिटाई से भी आंदोलन थमा नहीं, बल्कि ये आंदोलन असम के बागानों में बहुत तेज़ी के साथ फैल गया। इस प्रकार असम की स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को साथ जो गलत व्यवहार किया था उससे भी वहाँ की पब्लिक यदि असम के बागानों में काम करने वाले लोग खुश नहीं थे। The vision of the movement were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. It means इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए ये एक ऐसे युग का प्रतीक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। ईट वैन द ट्रबल्स चेंटेड गांधी जी नेम एंड रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। दे वर also emotionally relating to an all India agitation when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress. They were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. इट मीन्स आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन में भी भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे उनके इलाके तक ही सीमित नहीं दिखाई देता था। इस प्रकार गांधी जी एक ऐसे आंदोलनकारी के रूप में उभर कर आ रहे थे जिनकी पूरे वर्ल्ड में पहचान थी और प्रत्येक आंदोलनकारी उनकी ताकत को जानता था और उनके नाम पर काम करता था। टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस सबने अवज्ञा की और इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस करने का फैसला ले लिया। He felt the movement was turning violent in many places and Satyagraha needed to be properly trained before they would be ready for most struggles within the Congress. Some leaders were by now tired of most struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना
चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। They felt that it was the important of oppose British policies within the council, argue for reform and demonstrate that these councils were not truly democratic. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose praised for more radical mass agitation and for full independence. It means C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता बहुत ज़्यादा उस जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड discussions, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s. The first was the effect of the worldwide economic depression. Agricultural prices began to fall from 1926 and the collapse after 1938. The demand for agriculture goods fell, export declined, peasants found it difficult to sell their harvested and pay their revenue. By 1930, the countryside was to turmoil. It means आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का अर्थात वर्ल्ड डिप्रेशन का इफेक्ट। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें इतनी गिर गई थीं कि 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गईं। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इस प्रकार कृषि की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि किसानों को अपनी उपज का इतना प्रॉफिट, इतना लाभ नहीं मिल रहा था कि उनसे कि अंग्रेज़ों को लगान भी वे चुका सकें। इस प्रकार किसान बुरी दशा में फंसते जा रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। इस प्रकार भारतीय कृषि दोराहे पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अंग्रेज़ भारतीय किसानों से बुरा व्यवहार करते थे। वह ज़बरदस्ती भारतीय किसानों से कॉटन या इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे और भारतीय किसान यदि इस खेती को नहीं करते या अंग्रेज़ों के कहने से फार्मिंग नहीं करते तो उनको ज़बरदस्ती उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते थे और उन्हें अरेस्ट करके जेल में भी बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार इस सिचुएशन से निकलने के लिए भारतीय किसानों के पास कोई भी दूसरा रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए और उन्हें गांधी जी को बहुत सारी सफलताएं भी मिली थीं। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon set up in the response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. They were all British. It means इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने ब्रिटेन में 1928 में इलेक्शन हुए थे और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। वहाँ पर
मिस्टर टोरी वहाँ के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। अर्थात यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था उसकी जांच करने के लिए कुछ लोगों को भारत में भेजा गया था और उनके बारे में भी सुझाव या सजेशन देने के लिए कहा गया था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration in an effort to win them over. The victory, Lord Irwin announced in October 1929, a vague after of dominion status for India in an unspecified future, and a round-table conference to discuss a future constitution. This did not satisfy the Congress leaders. The radicals within the Congress, led by the Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, become more assertive. It means नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1928 में जब साइमन कमीशन पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों के ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के तेज तर्रार नेता आक्रामक तेवर अपनाने लगे थे। उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश ओपिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। जो उग्रवादी दल के नेता थे वो चाहते थे कि देश को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र करा दिया जाए। द रिबलर्स एंड द मॉडरेट्स हु were proposing a constitutional system within the framework of the British Dominion gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of the Purna Swaraj or full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence. But the celebration attracted very little attention, so Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concentrate issue ऑफ एवरीडे लाइफ। इट मीन्स लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था क्योंकि इनमें आपसी मतभेद दिखाई दे रहे थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी। औपचारिक रूप से इस डिमांड को मान ली भी गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव को और बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। सन 1931 में गांधी जी के नेतृत्व में एक भी कार्यक्रम के लिए शपथ पत्र तैयार किया गया था।